ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। रहो जमी पे मगर आसमां का ख्वाब रखो, तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो। मिलो तो ऐसे कि कोई न भूल पाए तुम्हें, महक वफा की रखो और बेहिसाब रखो। और वाकई देश की सेवा में लगे, देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे वीर सेनानियों को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और इसीलिए ये प्रोग्राम उनको समर्पित है। संदेश टू सोल्जर्स में आज आपके साथ है सुजाता और मेरे साथ है नरेंद्र। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ, एवीएसएम, बीएसएम एंड बार। सर, स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में। आपका हार्दिक धन्यवाद, आपको और सभी सैनिकों को, श्रोताओं को, उनके परिवारगणों को, सबको सादर नमन। धन्यवाद। आज आपके साथ स्टूडियो में ना मुझे थोड़ा सा कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि मैं नेवल एनसीसी में था, तो मुझे याद आ रहा है .22 राइफल से शूट करना, उसके अलावा याद आ रहा है रिफ्रेशमेंट्स, उसके साथ याद आ रहे हैं अपना यूनिफॉर्म, जब लाल किले पर प्रधानमंत्री भाषण दिया करते थे और हम नीचे बैठते थे, वो सारी चीजें आज स्टूडियो में याद आ रही हैं सर। और सर, आपको देखकर मुझे तो ये याद आ रहा है कि मुझे 26 जनवरी की परेड में ना हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। लेकिन नरेंद्र, एक बात तो ये कहते हैं ना, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। और अब जो बच्चे हैं ना, वो हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वही युवा होकर देश सेवा का काम करते हैं। और अगर बचपन में ही उनके दिल में शासन, कर्तव्य निष्ठा, साहसिक भावना और देश प्रेम की भावना अगर भर दी जाए ना, तो क्या बात है। और ये काम जो है ना, एनसीसी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा एनसीसी उनके व्यक्तित्व के निर्माण में? इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आप कोई कहना चाहता हूं कि आज भी हम उसी .22 राइफल से फायर करते हैं। सब गतिविधियां वैसे ही करते हैं जैसे आपने बताया। आप हमारे पास आए, हम आपको उसी 15 अगस्त की परेड में भेजेंगे। और महोदया, जो आपको मौका नहीं मिला राजपथ जाने का, आज आप एनसीसी ज्वाइन कर लीजिए, अगली परेड में हम आपको राजपथ भेजेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जो नेशनल कैडेट कोर है ना जी, ये पूरे संसार में सबसे बड़ी यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन जी। इसके अंदर युवा, युवतियां, छात्र, छात्राएं, ये सब इसका हिस्सा हैं। और इसकी जो कार्यशैली है जी, रोज की ट्रेनिंग, कैंप्स, फायरिंग, ड्रिल, नेशनलिस्ट ट्रेनिंग, ये सब से इसको मैं साइलेंट रेवोल्यूशन मानता हूँ, आंदोलन है जो कि स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है जी। लेकिन जो व्यक्ति एक बार नेशनल कैडेट कोर ज्वाइन कर लेता है, इसमें आने के बाद इनकी गतिविधियां जो हैं वो उनको इस काबिल बना देती हैं कि हर एनसीसी कैडेट जीवन में जो भी बनने की ख्वाहिश रखे या बने, चाहे वो होम मेकर हो, स्पेस साइंटिस्ट हो, काउंसलर हो, डॉक्टर हो, सैनिक अधिकारी हो, होम मेकर हो, दुकानदार हो, टेक्नीशियन हो, वो जीवन में हमेशा उत्तीर्ण होगा। क्या बात है सर। वो और सफल रूप से लीडर के रूप में बाहर उभर कर आएगा। ये हमारी कार्यशैली और गतिविधियां एनसीसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उसमें निखार लाने के लिए, ये तो मानी हुई बात है कि दिस इज अ गिवन। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज हमारे गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ। अगर आप हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, हमको एसएमएस करना चाहते हैं, तो एसएमएस कर सकते हैं। बिल्कुल, और एसएमएस करने के लिए आपको RAIN स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम और अपनी शहर का नाम लिखना है और उसे बस 56060 पर भेज देना है। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। रखियो बला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर। नाल तेरे मैं नचना है जग नू भुला
मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी लाल मेरी मेरा यार भी तू मेरा प्यार भी तू मेरी जीत भी तू मेरी हार भी तू मेरे दिलदार भी तू मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू मेरा मोमिन तू मेरा काजी तू मेरा रुसिया तू मेरा राजी तू मेरा अब भी तू मेरा आतिश तू मेरा दुश्मन तू मेरा आशिक तू मेरा दिन भी तू मेरी रात भी तू मेरी रूह भी तू मेरी जात भी तू मैं तो दूर भी तू मेरे साथ भी तू ऐसा काफिर भी औकात भी तू अल्लाहू वेलकम बैक। आप सुन रहे संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है सुजाता और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ। सर, युवाओं की बात हम कर रहे थे तो अब जरा एनसीसी पर आते हैं कि एनसीसी के जो लक्ष्य क्या है, मोटो क्या है, कोर वैल्यूज क्या है। सर, इस प्रश्न का उत्तर देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जी। और ये प्रसन्नता का सूत्र है कि इसके जैसी शायद, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पूरे विश्व में ऐसी कोई और संस्था नहीं है। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें लगभग 14 लाख कैडेट्स हैं इस समय, जिसमें से 28% लड़कियां हैं और इस संख्या को हम बढ़ा करके 30% के करीब करना चाहते हैं। नेशनल कैडेट कोर इस समय हमारे पूरे देश में 716 इस समय जिले हैं हमारे देश में, 703 में इसका फुटप्रिंट अभी भी है और बाकी जगह जहाँ पर नहीं है, कुछ रिमोट एरियाज हैं और कुछ आतंकवादी एरियाज हैं, वहाँ पर जो हम अभी तक अपना फुटप्रिंट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, आने वाले समय में ये हमारी कोशिश है कि अगले 1-2 साल के अंदर हम पूरा देश पूरी तरह से कवर करेंगे जी। और इसके जो छात्र छात्राएं हैं, इनके अंदर हम क्या करना चाहते हैं? हम इनके साथ 3 चीज़ें करना चाहते हैं जो कि एनसीसी के मुख्य मुद्दे हैं। सबसे पहले, हर एक कैडेट के अंदर हम कुछ व्यक्तित्व के गुण उसमें उजागर करते हैं। अच्छा। ये गुण हैं चरित्र, अनुशासन, टीम स्पिरिट, एडवेंचर की भावना, सेक्युलर आउटलुक और देशभक्ति की भावना जी। और साथ में इसके बाद हम एक ऐसी उनको ट्रेनिंग देते हैं, जब वो उनके इंडिविजुअल गुण उभर कर बाहर आते हैं तो उनको एक ट्रू नेशनलिस्ट के रूप में, देशभक्त के रूप में उनको उनका व्यक्तित्व उभारें। इसके लिए हम उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नेशनल अवेयरनेस, इंटीग्रेशन, इस तरह के कुछ मूल ध्येय से अवगत कराते हैं। ये काम स्कूलों में, कैंप्स में ये होता है जी। और तीसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उनको एक ऐसी एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आर्म्ड फोर्सेस, हमारी जो सेनाएं हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जैसे कि आप नेवल कैडेट रह चुके हैं, सो उसके अंदर अगर वो चाहें तो अपना एक कैरियर इसे अडॉप्ट कर सके। इसके लिए जो एनसीसी की ट्रेनिंग रहती है वो खास तौर पे सैन्य गतिविधियों से परिपूर्ण रहती है। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि किस तरह से उनके व्यक्तित्व में ये गुण विकसित किए जाते हैं, मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही। और यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एक विद्यार्थी है या एक नया जो भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है, कैसे ज्वाइन कर सकता है और उसके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं? सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि अगर आपका कोई बालक या बालिका जो मैं कहने जा रहा हूँ उसमें वो एलिजिबल हैं जी, तो उनको जरूर एनसीसी की ट्रेनिंग में उनको दाखिल कराएं। आप देखेंगे कि ये समय जो वो एनसीसी में लगाते हैं वो जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जी। ये तो उनका व्यक्तित्व इतना निखर जाएगा कि आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा हाउ योर चाइल्ड हैज ट्रांसफॉर्म्ड। अब आते हैं दैट ये हम किस प्रकार एनसीसी ज्वाइन करते हैं। एनसीसी के 2 खंड होते हैं, जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग और सीनियर डिवीजन सीनियर विंग। इसके अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबके विद्यार्थी जो हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये पूरी तरह से एक वॉलंटियर, स्वेच्छा से धारण की गई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई कोअर्शन नहीं है। जो जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग, जूनियर डिवीजन का अर्थ है जूनियर डिवीजन के बच्चे, लड़के, और जूनियर विंग का अर्थ है जूनियर डिवीजन की कन्याएं जी। तो ये जो है इसके लिए उम्र रहती है 12 से 18 साल और जनरली इसमें स्कूल के बच्चे, छात्र जी हिस्सा लेते हैं। तो इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं के बच्चे इसके अंदर आते हैं जी। और सीनियर डिवीजन की बच्चे रहते हैं 12वीं कक्षा के, कुछ 11वीं कक्षा के भी
जो 18 साल से ऊपर रहते हैं या फिर कॉलेज के विद्यार्थी। और हमारे देश में आपको अगर मोटी बात बताऊं तो लगभग 25 करोड़ के विद्यार्थी हैं। इसमें से 14 लाख कैडेट्स इस समय एनसीसी में हैं और 18,000 इंस्टीट्यूशंस में, जो कि स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, रूरल एरिया, सर्बन एरियाज एंड सब जगह मिला करके इतने इंस्टीट्यूशन में एनसीसी का फुटप्रिंट है। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि लगभग इतने ही इंस्टीट्यूशन वेट लिस्टेड है जो कि एनसीसी चाहते हैं लेकिन उनको प्राप्त नहीं करा पाते, क्योंकि इस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ही केटर करता है जो मैंने आपको बताया। विस्तार के लिए काफी सारा काम किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में बहुत सारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं एनसीसी में आना, तो वो एनसीसी में आ पाएंगे। और हमारी बातें जारी रहेंगी, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, हो अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए, ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार, उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार, वापस तो आ जा यार सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार, ओ अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। आज इस प्रोग्राम में आप हैं नरेंद्र और सुजाता के साथ। आपके कई सारे एसएमएस हमको लगातार मिल रहे हैं, आपके कई सारे संदेश हमको लगातार मिलते ही रहते हैं। और बिल्कुल ये एक संदेश हमें मिला है इंद्र कुमार चौरसिया का बलरामपुर से, और ये कहते हैं कि मैं सभी बहादुर सेनानियों को सलाम करता हूं जो हमारी जिंदगी की रक्षा करते हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करे और उनकी फैमिली की भी। पूर्वी ने उत्तर प्रदेश से हमको एसएमएस किया, ये कहती हैं कि 10th पास इन्होंने किया है, ये इंडियन आर्मी को बहुत प्यार करती हैं और सैल्यूट करना चाहती है इंडियन आर्मी को। जी बिल्कुल। और हाल ही में 1 जून को बीएसएफ का 15वां अलंकरण समारोह विज्ञान भवन में हुआ, जिसमें वीरता के लिए बीएसएफ के वीरों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। बलिदानोपरांत वीरता के लिए पुलिस पदक से जिन्हें सम्मानित किया गया उनमें है द्वितीय कमान अधिकारी स्वर्गीय श्री राजेश शरण और आरक्षक स्वर्गीय संजय धर। और वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित सेवारत सदस्यों में शामिल हैं सहायक उप निरीक्षक रेशमपाल सिंह, मुख्य आरक्षक अमरपाल सिंह, मुख्य आरक्षक श्री कृष्ण, द्वितीय कमान अधिकारी श्री बलवीर सिंह। इसके अलावा आरक्षक चरण सिंह, आरक्षक अनिल कुमार, आरक्षक लाला उरांव, आरक्षक दुर्जा धनपाल, आरक्षक दलजीत सिंह, आरक्षक गोदराज मीणा। आपको बताना चाहेंगे कि वीरता के लिए जो पुलिस पदक दिए जाते हैं ये दिनांक 10 मार्च 1951 से दिया जाने वाला सम्मान है। ये पुलिस बलों अथवा संगठित अग्निशमन सेवा के उन सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने उल्लेखनीय
शौर्यपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं। और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक उन पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिनकी सेवा का रिकॉर्ड निरंतर उत्कृष्ट रहा हो। इन वीरों की वीरता को देखकर कुछ कविता की पंक्तियां याद आती हैं। जो अंगड़ित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल जय बोल जय बोल। और आज पूरा हिंदुस्तान उनकी जय बोल रहा है, हर एक भारतवासी उनकी जय बोल रहा है। और ऐसे ही एक वीर सपूत की कहानी संदेश टू सोल्जर्स में। संदेश टू सोल्जर्स। आज की कहानी परमवीर चक्र से सम्मानित एक सिख रेजिमेंट के लांस नायक करम सिंह की। लांस नायक करम सिंह का जन्म 15 सितंबर 1915 को पंजाब के संगरूर जिले के भालियां वाले गांव में हुआ था। 6 वर्ष की उम्र में करम सिंह को स्कूल भेजा गया, लेकिन पढ़ाई उन्हें रास नहीं आई। पिता सरदार उत्तम सिंह ने कोशिश की कि करम सिंह खेती बाड़ी में ही लग जाएं, लेकिन वहां भी इन्हें कामयाबी नहीं मिली। करम सिंह के आदर्श थे उनके चाचा, जो फौज में जूनियर कमांडिंग ऑफिसर थे, और मामा जी, वो भी एक फौजी थे। करम सिंह का बचपन गांव में कुश्ती और खेलकूद के चैंपियन और एक गुस्सैल युवा के रूप में गुजर रहा था। दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। अंग्रेज फौज की भर्ती का एक मौका उनके गांव में भी आया, जिसे करम सिंह गंवाना नहीं चाहते थे, लेकिन मां उन्हें फौज में नहीं भेजना चाहती थीं। देख माई, तेरे और 3 बेटे हैं, एक को जाने देना। यहां रहकर किसी का सर काट दूं, इससे बेहतर है दुश्मन का सर काटूं और नाम रोशन करूं, अपना, तेरा, गांव का, इस देश का। और इस तरह 26 वर्ष की उम्र में करम सिंह एक फौजी बन गए। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगस्त 1942 में सिख रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। वहां जल्द ही एक कुशल नायक के रूप में उनकी धाक जम गई। वो शुरू से ही कठिन परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले सैनिक थे। जल्द ही उन्हें एक मौका मिला लड़ाई में अपना जौहर दिखाने का। एट इज आओ करम सिंह, बैठो। जनाब। बहुत नसीब वाले सिपाही हो करम सिंह। ट्रेनिंग खत्म होते ही तुम्हें फ्रंट पर जाने का मौका दिया जा रहा है। कौन सा फ्रंट? बर्मा। कब जाना होगा? कल परसों में। क्यों, तुम खुश नहीं हुए? खुश क्यों नहीं होंगे जनाब? परेड करने के लिए थोड़ी भर्ती हुए थे फौज में। मैं जंग को देखूं, जंग मुझे देखे। लेकिन इतना ख्याल जरूर आ गया कि जाने से पहले अगर 10-15 दिन होते तो छुट्टी लेके घर हो आता। कोई खास काम? खास काम क्या होगा जी, बस माँ की याद आ गई। बेचारी बहुत उदास हो गई थी जब मैं भर्ती होना चाहता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा की जंग में करम सिंह ने अपने कुशल नेतृत्व से अपनी यूनिट का नाम रोशन किया। अंग्रेज फौज के सिपाही के रूप में वो लड़े और जमकर लड़े। घर पर एक चिट्ठी आई। मेरी पूज्य माई, आज तेरे बेटे को बहादुरी के लिए मिलिट्री मेडल मिल गया है और वो लांस नायक बना दिया गया है। ओ चुप, आगे पढ़। मेरा गोरा अफसर तो मेरे से इतना खुश था कि वो मेरे को विक्टोरिया क्रॉस दिलवाना चाहता था, लेकिन दूसरे अफसरों ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में सिपाही को इतना ऊंचा ओहदा दे दिया जाएगा तो बड़ी उम्र वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इसलिए सिर्फ मिलिट्री मेडल। हमारे पास वाले गांव में एक चौधरी साहब रहते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। उनकी बात कितनी सच निकली। वो कभी घर आए तो उनकी खातिर करना, बड़े भले लोग हैं। दूसरे विश्व युद्ध के कुछ दिनों बाद ही
देश आजाद हो गया। बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान की कुदृष्टि भारत पर थी। वो कश्मीर हथियाना चाहता था और उसने कबायलियों के वेश में कश्मीर पर हमला कर दिया। करम सिंह घर लौटे थे। पड़ोस वाले गांव के चौधरी साहब की बेटी गुरदयाल कौर से उनकी शादी तय हुई थी, लेकिन जाना जरूरी था। खेतों में सरसों फूल रही थी। मां के हाथों सरसों का साग और मक्के की रोटी खाकर वो जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए, जहां उनकी एक सिख रेजिमेंट तितवाल में पाकिस्तानी कबायलियों का सामना करने के लिए तैनात की गई थी। शादी हो गई, लेकिन उनकी फोटो को रखकर करम सिंह जम्मू कश्मीर के तितवाल पहुंचे। युद्ध चल रहा था। सीओ साहब ने यूनिट को याद दिलाया, बर्मा में आप अंग्रेजी हुकूमत के लिए लड़े, लेकिन याद रहे आज आप अपने आजाद देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। याद रहे जो गोली किसी जवान के लिए बनी है वो गोली उसे लगेगी ही। फिर डर और बुज़दिली किस लिए? बहादुर बन के लड़ो। जवानों, आपने दुश्मन को श्रीनगर से बारामूला तक भगाया, फिर बारामूला पर हमला करके दुश्मन को उड़ी तक भगा दिया। दुश्मन भाग रहा है, उसे चैन नहीं लेने देना, उसका पीछा करते रहो। लेकिन याद रहे अब आपकी लड़ाई सिर्फ कबायलियों से नहीं है, अब दुश्मनी फौज के दस्ते कबायलियों के साथ मिल चुके हैं। आप लोगों को उनके दांत खट्टे कर देने हैं। याद रहे जवान जख्मी हो सकता है, लेकिन जब तक जिंदा है हार नहीं सकता। पहले हमले में एक सिख रेजिमेंट के 2 जवान मारे गए, जिसमें एक विक्टोरिया क्रॉस नंद सिंह भी था। तय हुआ कि करम सिंह एक टुकड़ी लेकर कबायलियों पर पीछे से हमला करेंगे और एक टुकड़ी सामने से। दुश्मन खाई में हमारा इंतजार कर रहा है, हम उसके पीछे से हमला करेंगे। यही मौका है नंद सिंह की मौत का बदला लेने का। और करम सिंह की टुकड़ी ने खाई में छिपे दुश्मनों को मार गिराया। तभी वायरलेस पर दुश्मन का एक मैसेज पकड़ा गया। पता चला कि पाकिस्तानी फौज की एक बड़ी टुकड़ी सामने से आ रही है। लांस नायक करम सिंह को डिफेंस तैयार करने का आदेश मिला। एक सिख रेजिमेंट की पूरी टुकड़ी दुश्मनों का जोरदार स्वागत करने के लिए तैयार थी। आओ बे शेरो, तैयार हो जाओ, चलो। आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन पीछे हट गया। एक बार नहीं 8 बार दुश्मन ने कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन करम सिंह और उसकी पलटन हर बार ईंट का जवाब पत्थर से देती रही। अपने गिनती के साथियों के साथ करम सिंह दुश्मनों के साथ लड़ते रहे। आप तो घायल हो गए। तुम मेरी फिक्र मत कर, लड़ता रहे जवान, लड़ता रहे। अब फिक्र न करो उस्ताद, जब तक हम जिंदा हैं लड़ते रहेंगे। शाबाश जवान, शाबाश। घायल हो गए, लेकिन उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। उनके साथ ही एक के बाद एक शहीद होते चले गए, लेकिन करम सिंह लड़ते रहे, 2-2 बंदूकें चलाते रहे। उस समय उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी। अपने शहीद होने वाले हर शहीद साथी के बदले उन्होंने दसियों दुश्मनों को मार गिराया।
घायल लांस नायक करम सिंह वादे के पक्के थे, न कसम तोड़ी न जमीन छोड़ी। दुश्मन का मंसूबा सफल नहीं हुआ। तिथवाल के उस मोर्चे पर करम सिंह ने जिस अद्भुत वीरता और शौर्य का पराक्रम दिखाया, वो सिख रेजिमेंट की बहादुरी की परंपरा पर 4 चांद लगा गया। कर्तव्य पालन से आगे बढ़कर बहादुरी की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए लांस नायक करम सिंह को 1948 में सैन्य वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। देश को अपने शौर्य से विजय का इतिहास देकर लांस नायक करम सिंह ने एक लंबा जीवन जिया और वर्ष 1995 में अपने गांव में उन्होंने अंतिम सांस ली। उस समय उनकी पत्नी गुरदयाल कौर उनके साथ थी। परमवीर करम सिंह को देश का सलाम। सच कहें तो वीरों की शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती है, और इस तरह के जो वीरता के किस्से हैं वो हर इंसान के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र आपने। और सर, आप बहुत अलग अलग पदों पर रहे हैं और आपकी पोस्टिंग्स भी बहुत अलग अलग जगहों पर हुई है। तो कोई ऐसा संस्मरण, कोई ऐसी घटना जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? अपने कैरियर में जो मैंने देखा है उसका हर पल संस्मरणीय है, याद के काबिल है। और आई थिंक जो हमारा जीवन बाकी है उसके अंदर इन यादों के साथ जीने के लिए जो यादें हैं जी, अच्छी बुरी बहुत कम है, लेकिन वो काफ़ी हैं अपना बाकी जीवन जीने के लिए। मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ जी। एक है जो हमारा संस्मरण रहता है, जो हमारे बॉर्डर हैं, जहाँ पर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, तो वहाँ पर जब हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, किस बहादुरी से वो काम करते हैं, उसका व्याख्यान बहुत कठिन है जी। ये हमारे थोड़ी सी विडंबना है कि हमारे देश में इसका जो ज्ञान है आम नागरिक को वो इतना नहीं है। हर एक आदमी हमारी सेनाओं की पूरी आदर करते हैं, उनको अच्छे रूप में याद करते हैं, देखते हैं, लेकिन अगर जब ज़मीन पर वो क्या काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस ग्राउंड पर जाने के बाद ही एहसास हो सकता है जी। इनके बहादुरी के किस्से हर रोज़ जो आप देखते हैं, सुनते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं। बट एक मेरे सामने ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर एक कुछ मिलिटेंट जो थे एक पहाड़ी छोटी सी गुफाओं के अंदर जा कर के घुस गए थे और हमारा टास्क था कि उनको वहाँ से बाहर निकालना है। अभी आप इमेजिन करिए कि उस गुफा के अंदर मिलिटेंट है, आप जानते हैं कि वो अपने जीवन के लिए, जीने के लिए कुछ भी करेगा, तो उसके अंदर कौन आदमी, और मान लीजिए ये देखिए कि ये युद्ध का समय नहीं है जी। It is the time of undertaking operations in Jammu and Kashmir in day-to-day life. जबकि हमारा पूरा देश दिवाली, होली, सेलिब्रेशंस, क्राइसिस, हड़ताल, अच्छे अनुभव, सुख अनुभव से गुजर रहा है, लेकिन सैनिक उस समय पे कौन अंदर जाएगा ऐसी स्थिति में कि जबकि आदमी अंदर है वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। तब उस समय हमारे सैनिक, हर आदमी कहता है मैं अंदर जाऊंगा। मेरे सामने वो 2 व्यक्ति थे, उनका मैं नाम या कोई स्टेट नहीं बोलूँगा, बिकॉज हर नाम, हर स्टेट, हर व्यक्ति जो भी फौज में है यही धारणा के साथ जीता है। उन्होंने वॉलंटियर किया और एक गुफा में जा कर के उन दोनों आतंकवादियों को बाहर निकाला। मैं समझता हूँ कि जानबूझ के ये जानना कि अंदर जब मैं जाऊँ तो शायद मेरा ये अंत हो, जबकि मेरा परिवार, मेरे बेटे स्कूल जा रहे हैं, कोई गुरुद्वारे में पाठ कर रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, लेकिन मैं ये काम करूंगा। ये जो भावना है जी, ये मैं शायद क्योंकि मैंने ये अनुभव की है तो आज भी मेरे ये सुन करके थोड़ा सा मेरे को एक आई फील वेरी प्राउड। दूसरा, मैं आपके साथ एक लाइटर मोमेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। इस अपॉइंटमेंट से पहले हम एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के कमांडेंट थे। तो वहाँ पर एक कैडेट का, सब कैडेट्स पास आउट होते हैं और उनको कंधे पे सितारे लगाते हैं, उसको पिपिंग सेरेमनी कहते हैं। तो एक महोदया हमसे मिली जिनके बेटे को उस दिन कमीशन मिला, बहुत प्रसन्न थी। तो उन्होंने बताया कि आज हम बहुत प्रसन्न हैं। तो मैंने बोला कि you raised a grand child, you raised a very great child who's become an officer and he should be very proud of you being his mother. तब उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुरा करके मुझे बोला
कि एक्चुअली मैं केंद्रीय विद्यालय की अध्यापिका हूँ और मेरी पहली ट्रांसफर चंडी मंदिर में मिलिट्री के साथ हुई और इस जीवन ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने उस समय ही, जबकि मेरी शादी भी नहीं हुई थी, ये मैंने निर्णय लिया था कि जब भी अगर मेरा बेटा होगा तो वो सेना में ही जाएगा। सो दिस बॉय वाज कैरियर वाज फिक्स्ड बिफोर ही वाज बोर्न। क्या बात सर, बहुत ऐसे संस्मरण आपने सुनाए, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। कई बार आपका भी मन करता होगा कुछ गाने वाने सुने जाएं, क्योंकि आज आकाशवाणी में संदेश टू सोल्जर्स में आप हैं, तो आपकी पसंद का गाना तो कुछ होना चाहिए। तो जब आप कभी अकेले होते हैं या कभी कुछ सोच रहे होते हैं या फिर बहुत अच्छे मूड में होते हैं, तो कौन सा गाना आप याद करते हैं? ये जो संगीत है और ये एक सोल्जर का, जब वो फील्ड एरिया में रहता है जी, ऑपरेशनल एरिया में रहता है, वहाँ पर जब भी समय मिलता है बंकर में कभी रहने का, ये एक बिग मोरल बूस्टर है। इसके लिए मैं एक्चुअली ऑल इंडिया रेडियो को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, बिकॉज इसकी पहुँच वहाँ हर जगह पे है जहाँ पर FM रेडियो आराम से नहीं पहुँच सकते जी। मुझे संगीत से लगाव है जी, लेकिन एक गाना जो मैंने अपने जीवन में, अगर आप पूछें तो बताऊं, वो हर सैनिक का गाना है। अच्छा। और वो सैनिक जो है, वो ये गाना इसलिए है बिकॉज खास तौर पे हमारे जो सैनिक आर्मी से हैं वो हमेशा परिवार से दूर रहते हैं, अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, और उनको हवा में, तरंगों में, पौधों में, वो खुशबू फूलों में वो चेहरा नजर आता है, वो एहसास रहता है। तो एक गाना है, अगर आप मेरी पसंद से सुना दें जी, और वो प्रेम पुजारी फिल्म का है, देवानंद साहब ने बताया था, और फूलों के रंग से और तुझको लिखी रोज पाती, क्या बात है ना, और तू मुझे बहुत सताती। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है सीनियर अंडर ऑफिसर गुरकीरत कौर। मैंने एनसीसी 2014 में ज्वाइन किया था
एंड 2016 में मुझे ये अवसर मिला, मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं रिपब्लिक डे कैंप के लिए सिलेक्ट हुई। रिपब्लिक डे कैंप में सिलेक्ट होना हम एनसीसी कैडेट्स के लिए बहुत ही एक गर्व की बात होती है। साथ ही साथ वहाँ पे मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ 26 जनवरी 2016 की राजपथ परेड पे। राजपथ पे मार्च करने का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज्यादा नया था, अद्भुत था, क्योंकि हम उन जवानों के साथ मार्च कर रहे थे जो कि भारत की सीमाओं पे रक्षा करते हैं। तो उनके साथ 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेना मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक याद के रूप में मेरे साथ में है। साथ ही साथ मेरा सिलेक्शन हुआ फिर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, जहाँ मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना था नेपाल में। जब हम नेपाल गए भारत का प्रतिनिधित्व करने, तब हम वहाँ पे सिर्फ यूपी या कोई केरला या कोई कहीं से नहीं था, हम सब भारतीय बन के गए। आज की जैसे कि हम देश के हालात देख रहे हैं, हमें इंडियन आर्म फोर्सेस के जितना भी है, कितना योगदान चाहिए यूथ का हर फील्ड के अंदर उस अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए। तो मेरा यही मानना है कि जिस तरीके से एनसीसी अभी कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में है, अगर ये कंपल्सरी कर दिया जाए तो शायद ये सब बच्चों के जो अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग जो है इमर्ज करेगा, ताकि जो बच्चे हैं, देश का युवा है, वो अपने देश के प्रति योगदान देने में लोग ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैं खुद इंडियन आर्म फोर्सेस में एज एन आर्मी ऑफिसर रिक्रूट होना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ आर्मी ऑफिसर। तो मेरे लिए एनसीसी का जो महत्व है, उसी तरीके से और बच्चे अगर एनसीसी में जुड़ेंगे उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा। इस तरीके से एनसीसी ना ही सिर्फ हमें आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने में मदद करता है, साथ ही साथ में जितने भी कैडेट्स होते हैं उन सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ाता है। वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज को फेस करने के लिए। वेलकम बैक, आप सुन रहे संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र, मेरे साथ है सुजाता, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ। सर, अभी गुरकीरत कौर ने अपना एक्सपीरियंस बताया किस तरह से वो गणतंत्र दिवस की परेड में गई तो कैसा लगा, और नेपाल भी गई। तो आपके यहाँ काफी सारे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके अलावा काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं सर। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो हमारा देश का है, हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो 11 देशों से है जी। तो ये 11 देश हमारे बिल्कुल नेबरहुड में है, थोड़ा एक्सटेंडेड नेबरहुड में है और बाहर से भी है। इसके अंदर बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, भूटान जी, थोड़ा और दूर आगे जाएं तो सिंगापुर, फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह के देश, और रशिया। इस तरह के कुल 11 देश हैं जिनके साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और इसके अंदर क्या रहता है कि हमारे कैडेट्स इन देशों में हर साल जाते हैं और उनके कैडेट्स हमारे रिपब्लिक डे कैंप जी, जो कि हमारा एनसीसी का एक आइकॉनिक इवेंट है, उसमें और कुछ और एक्टिविटीज़ जैसे डेजर्ट सफारी है राजस्थान में, या कोई माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग है, इस तरह के प्रोग्राम्स में कैडेट्स जो हैं म्यूचुअली एक्सचेंज करके हिस्सा लेते हैं। तो इनका चयन जो है हम रिपब्लिक डे परेड कैंप में करते हैं। ये कैंप जो है हर साल दिसंबर और जनवरी में लगता है जी। 28 दिसंबर को शुरू होता है और 28 जनवरी को समाप्त होता है। दिस कैंप इज वाइब्रेंट कैंप। उन दिनों में एक माह कोई शनिवार नहीं, कोई इतवार नहीं, और कैडेट्स, स्टाफ, सिविलियंस, फौजी सब अलाइक, कोई आपको ये जाके बताऊं कि एक भी व्यक्ति कोई शनिवार, कोई संडे, कोई हॉलिडे नहीं रहता है जी। और 2070 कैडेट्स रहते हैं जो कि चुने रहते हैं पूरे देश से। और इसके अंदर ड्रिल और कल्चरल प्रोग्राम्स और नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स, गार्ड ऑफ ऑनर्स, इसको एक कंपटीशन और रहता है जिसमें हम फ्लैग एरिया कॉम्पिटिशन्स उसके रूप में कंडक्ट करते हैं। फ्लैग एरिया का अर्थ है अपनी अपनी स्टेट को एक दिए हुए थीम के ऊपर एक मॉडल बना करके उस थीम के व्याख्यान करनी पड़ती है। ओके। सो और इसके साथ में हर कैडेट को हम मौका देते हैं कि वो कुछ बोल सकें, सामने आएं, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज का उभार हो, रहने की जो जगह है उसको कैसे मेंटेन करना है। ये पूरी एक्टिविटीज में इनके साथ हम इन्हें साइट सीइंग भी कराते हैं, ताजमहल लेके जाते हैं, हमारा हेरिटेज पुराना किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, इनकी भी सैर साथ में कराते हैं। और ये सब करते करते इस प्रकार से एक्टिविटी रहती है कि इसके अंदर फिर हम कंपटीशन कराते हैं कि आप ऑर्डर ऑफ मेरिट में इस बच्चों में कहाँ आते हो। तो कुछ लगभग 150 करीब के बच्चे जो हैं, जिनमें से ये महोदया भी एक थी, एंड इनका चयन हम
एक लेट डाउन प्रोसीजर से करते हैं जिसके अंदर वाईपी के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और सर गुरुकिरत जो थी और उनके जब उनकी हमने बातचीत सुनी तो वो बहुत प्राउड फील कर रही थी कि उनको 26 जनवरी की परेड में जाने का मौका मिला और जितनी भी रक्षा सेनाओं के साथ बार ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि इसको मौका नहीं मिला करने का मौका मिला। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई उनकी ये बात सुनकर, बहुत अच्छा लगा। मैं वो फील कर रही थी कि काश अगर मुझे भी वैसा मौका मिला। जी आप फिर एनसीसी में आ जाइए, हम आपको एज का रिलैक्सेशन कर देंगे। ये तो बहुत सर, ये आपने कहा कि उसमें काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे भी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कुछ होती रहती है। जी। सेलिंग एक्सपीडिशंस, माउंटेनियरिंग, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी एक गर्ल्स की माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन इस समय चल रही है। हम बहुत ट्रैक्स करते हैं, साल भर में 1456 कैंप पूरे देश में हम चलाते हैं। तो आप देखिए अगर हर महीने के हिसाब से इसे चलें तो 400-500 कैंप हर 2-3 माह में हम करते हैं। और इसके अंदर कुछ पीरियड रहता है जो परीक्षा का समय है, वो निकाला जाता है। तो इट्स ए पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटीज और एडवेंचर, सेलिंग, माउंटेनियरिंग, पैरासेलिंग, ग्लाइडिंग, ये सब इसका एक माइक्रोलाइट फ्लाइंग और रेगेडाज, बोट पुलिंग, रिगिंग, ये सब कैडेट्स का एक नेचुरल रूटीन का हिस्सा है। और ये सब जैसा सेड कि हमारे जो व्यक्तित्व के गुण हैं उनमें से एक गुण है रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड एडवेंचर एज इंडिविजुअल कैपेसिटी। राइडिंग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है हमारे देश में कैडेट्स के लिए जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। आपको बता दें कि हमारी बातचीत चल रही है डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ जी से। अगर आपके हाथ खुलबुला रहे हो, अगर आप कुछ एसएमएस करना चाहते हो तो एसएमएस कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे लिए मैसेज करने का काम बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। रेन स्पेस, मैसेज स्पेस और नाम फिर स्पेस और उसे भेज देना है 56060 पर। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी पर। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे। हम लिए आशा के दिए नैनन में, दिए हमरी आशाओं के कभी बुझ न पाए। कभी आंधियां जो आके को बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। आकाशवाणी पर यह है संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है सुजाता। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ। और अब आइए आपको लिए चलते हैं अल्मोड़ा, जहां करगिल में शहीद हुए हरीश देवरी जी के सुपुत्र दीपक देवरी जी से बातचीत कर रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स टीम के सदस्य नीरज भट्ट। संदेश
हम हैं अल्मोड़ा के पांडेखोला मोहल्ले में। यहाँ पर कारगिल वॉर के शहीद स्वर्गीय हरीश देवड़ी जी के घर पे हम लोग हैं। उनके बेटे हैं दीपक देवड़ी। देवड़ी जी थोड़ा सा बताएंगे कब ये घटना कब हुई थी? मेरे पिताजी 25 जुलाई 1999 को कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। कैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी ये? हम उस समय में पिथौरागढ़ में थे हम लोग, और इन्फॉर्मेशन हमारे वहाँ आर्मी के ही जवान आए थे हमारे यूनिट के, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको घर जाना है, कुछ काम है, आपके पिताजी वहीं मिलेंगे। तब तो छोटे थे तो कुछ ऐसा पता नहीं था कि क्या है। तो कारगिल वॉर का समय था, वो पिताजी हमारे वहीं बुला लिया था। पिथौरागढ़ में थी हमारी यूनिट उस समय, तो वॉर लगी तो पिताजी चले गए थे। 25 जुलाई के आसपास की है जब वो शहीद हो गए थे। एज ए कैरियर डिफेंस को कैसे देखते हैं? आपने कभी कोशिश की या छोटे भाई ने कभी कोशिश की? भाई ने तो की थी कोशिश, मैं तो दरअसल छोटी उम्र में यहीं पे बैठ गया था, क्योंकि ये जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई थी उस समय में। शायद मैं भी ज्वाइन करता अगर ये ऑप्शन नहीं होता मेरे पास। भाई ने ट्राई किया था, एक्चुअली हो नहीं पाया उसका। देश सेवा करना तो सबसे बड़ा धर्म है, मतलब उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। कुमाऊं क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी बच्चे जो हैं फौज में भर्ती होते हैं। ये भी एक कुमाऊं के लिए गर्व की बात है कि काफ़ी जवान हमारे देश के इस इलाके से भर्ती होते हैं। हर घर में एक फौजी होगा मेरे ख्याल से हमारे कुमाऊं में अभी भी। तो खुद ही मोटिवेट मुझे करने की उनको ज़रूरत नहीं है। पहाड़ियों की, कुमाऊनियों के खून में ही है शायद, मेरे ख्याल से इन ब्लड में ही है फौज में भर्ती होने का। अपने फादर की कोई ऐसी याद श्रोताओं से शेयर करना चाहते हैं? उस समय तो फ़ोन हुआ नहीं करते थे, चिट्ठियों के जरिए बातें हुआ करती थी। तो काफ़ी छोटा था उस समय। परिवार में क्या होता है, फौजी आता है तो 2 महीने आता है साल भर में घर, कोई फिक्स नहीं होता है। तो मेन छोटे भी थे, कोई ऐसा वो नहीं था, पढ़ाई पे ही ध्यान देते थे। बस आर्मी रूल फॉलो होते हैं बस आर्मी के घर में, जो वहाँ डिसिप्लिन है वही घर में लागू होने की कोशिश होती है। संदेश to soldiers। और नरेंद्र देखो, करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सेनानी के परिवार से भी एक ही आवाज निकल कर आई कि देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। देश वे सेवा, देशभक्ति जैसी कोई भावना नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर श्रोताओं में से उनके जो बेटा या बेटी हैं और कोई और भी रिश्ते में छोटे बच्चे हैं, अगर वो एनसीसी में नहीं आ सके हैं, उनको ज़रूर एनसीसी ज्वाइन कराएं। ये जो साइलेंट रेवोल्यूशन मैंने शुरू में कहा था, ये आपको कभी भी लेट डाउन नहीं रहने देगी। और नरेंद्र जी का तो कहते हैं कि मेरा नेवल एनसीसी में जाने के बाद ही मेरा व्यक्तित्व का निखार हुआ। तभी आज ये मौका मिल पाया कि मैं आपके सामने बैठकर ये बातें कर पा रहा हूँ। सर, आपके दिल से कोई एक बात उठती हो, एक आवाज उठती हो, जो आज आप हमारे जो सभी लिसनर्स हैं सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं? हम सब जानते हैं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर फेंस लगा है, उसको अगर कोई ब्रीच करना चाहे तो उसका कुछ समय रहता है कि कुछ समय लगेगा कि उस फेंस को हम ब्रीच करें। तो हर 2 या 3 मिनट के बाद हर जवान हर पॉइंट उस फेंस का 3 या 4 मिनट के बाद टच करते हैं। दैट मीन्स आप एक बर्फ़ के इलाके में, पहाड़ में, और जहाँ जहाँ ये बना है वहाँ पर ये एहसास ही करें कि कोई व्यक्ति 24 घंटे, ख़ास तौर पे बारिश, हॉस्टाइल वेदर, रात के समय, ये चहलकदमी करके इंश्योर कर रहा है कि कोई भीतर ना आ सके। तो ये जो टास्क है ये आसान नहीं है। ये जो हम ऑपरेशन सुनते हैं कि आज मिलिटेंट ऑपरेशन हो गया, इसको किस प्रकार किया जाता है, इसके अंदर क्या जोखिम है, किस तरह से इंटेलिजेंस जनरेट की जाती है, किस तरह से अपने आप को आगे झोंका जाता है, इस एहसास को हमारे देशवासी अगर जो महसूस करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा महसूस करें। दैट्स व्हाट आई वांट द पीपल टू से, टू नो। और सर, आपका एनसीसी का सॉन्ग भी ऐसा ही कुछ कहता है, देश को देश से जोड़ने की बात करता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये सॉन्ग जो है इसका ओरिजिन कोई खास एनसीसी के लिए नहीं लिखा गया था। किसी कवि सम्मेलन में ये एक पंक्तियाँ गाई गई थी, जहाँ से कि ये एनसीसी ने इनको पिक किया, क्योंकि इसके अंदर वो सब भावनाएं हैं जो इस प्रोग्राम में अभी तक आपने खुद जाहिर करी। देशभक्ति, ओथ प्रोथ, सेक्युलर आउटलुक, नॉन रीजनल बायस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सॉन्ग धीरे धीरे फिर हमने इसको कोरियोग्राफ कराया और इसको ऑर्केस्ट्रेट करके प्रेजेंट फॉर्म में लेके आए, जो कि आई एम श्योर आप श्रोताओं को जरूर सुनाएंगे जी। और मैं चाहूँगा कि सबसे प्रार्थना करूँगा कि आप सिर्फ YouTube पे जाकर के, जो आज सब जाते हैं जी, इस सॉन्ग का वीडियो भी जरूर देखें। ये जरूर आपके देशभक्ति की भावना को जागृत करेगा और मैं कहूँ आपके रोंगटे भी जरूर खड़े होंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, संदेश टू सोल्जर्स में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से बहुत नमन एंड शुभकामनाएं। हम सब भारतीय हैं।
संदेश टू सोल्जर्स। मैं कर्नल विक्रम, जिसने कारगिल वॉर में 12 जुलाई के साथ हिस्सा लिया था। फौज का एक बहुत अच्छा जो मान्यता है, जो दस्तूर है, वो है अपने शहीदों का सम्मान। और रात कोई अपने घर वालों से बात करो ना करो, अपने परिवार के बारे में बात करने का मौका मिले कि नहीं, वो सेकेंडरी होता है। सबसे पहले प्राइमरी होता है अपना यूनिट और अपना टुकड़ी के बारे में। दो चाहे जवान भी मिलेंगे, स्पेशली लड़ाई की हालत में, ऑपरेशंस की हालत में या इंसर्जेंसी की हालत में, वो हमेशा ये पूछेंगे अपना यूनिट कहाँ है, अपना टुकड़ी किधर है, कंपनी कहाँ है, प्लाटून किधर है, प्लाटून में कौन है, कैसे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। अगर किसी के कुछ चोट लगी है तो उसका हालचाल पूछेंगे पहले, उसके बाद में आगे की कार्रवाई स्टार्ट होती है। तो ये एक अपने पुराने जो संस्कार हुआ करते थे परिवारों में, उस चीज़ को फौज आज तक लेके आगे चल रही है। और समय समय पे जब भी जरूरत पड़ती है वो करके दिखाते हैं। जो करने की चीज़ है नीचे, हम शहीद तो बोल रहे हैं, उस शहीद के लिए आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। जब शहीद नीचे आता है उसका बॉडी, तो उसके लिए आपने क्या किया है। बहुत डिटेरियोरेशन आ गया है इस चीज़ में। एक अगर किसी का कुछ भी छोटा सा भी इंसिडेंट हो जाता है, 10 दिन तक सांत्वना चलती है। एक देश के लिए कोई शहीद हुआ है, उसके लिए हमारे पास 5 मिनट का समय नहीं है आज। ये मेरे को याद दिलाता है कारगिल वॉर का, जब अपने शहीद की बॉडी जाती थी तो आदमी या पूरा इलाका जो है स्टैंड स्टिल हो जाता था। हमारे कैप्टन क्लिफर्ड नॉन्ग्रूम जो शहीद हुए थे 4812 ऑपरेशंस के दौरान, जब उनका बॉडी को लेके हमारे ऑफिसर और जवान शिलोंग गए, पूरा शिलोंग शहर जो है रोड पे खड़ा था। ये होता है जज्बा एक, जो आपका देश या आपके नागरिक आपको दे सकते हैं। उन पिताजी को मैं सलूट करता हूँ, मिस्टर पीटर्स जो क्लिफर्ड के पापा हैं, कि उन लोगों ने जो वर्ड्स मेंशन किए थे, बेटा आप लोग जाओ, आपके और भी बहुत काम है और थैंक यू, हमारे पास समय से आप बॉडी को लेके आए हैं। इमेजिन एक लड़ाई की हालत में भी वो बोल रहे हैं कि आपने इतना वो दिखाया है कि हमारे लिए इतना समय निकाला। तो इमेजिन पेरेंट्स को कितना फील होता है। ये चीज़ें अभी नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन साइड से थोड़ा इस चीज़ में और ज़रूरत है, थोड़ा देखना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, और जो हम बोलते हैं उनको क्रियान्वित करना चाहिए ज़मीन पे। ये बोलने से या उससे नहीं निकलता है, तो थोड़ा बहुत ढीलापन जो है, प्लस उसको फॉलो अप लेटर स्टेज में। उनके बाद जैसे अभी डेली न्यूज़ में सुनने को मिलता है, शहीद को बोला उनके बच्चों को ये नहीं मिला है, उनके परिवार को जो मिलना है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं, बाकी चीज़ नहीं मिली है। थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट साइड से ये ढिलाई है, जो कि आने वाले समय में हमको महंगी पड़ सकती है अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो। संदेश टू सोल्जर्स। अपने देश की यही तो खास बात है कि यहाँ वीर जन्म लेते हैं, जो देश की रक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटते। कर्नल विक्रम ने जो कहा वो हर किसी को सोचना होगा, क्योंकि हर कोई सोचेगा तो देश बदलेगा, क्योंकि देश बनता है नागरिकों से। बदलाव और सोच की इसी उम्मीद के साथ नरेंद्र और सुजाता को दीजिए इजाजत। आज के शो में कंट्रीब्यूशन के लिए हम आभारी हैं AIR अल्मोड़ा की। अगले हफ्ते आकाशवाणी पर हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। संदेश टू सोल्जर्स। तुम आन हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो। हम दिल से तुमको चाहे हैं, तुम रूहे वतन, तुम जान हो। संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। परिकल्पना और प्रस्तुतकर्ता थे मनोहर सिंह रावत और विनोद कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।